गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को डीलिस्ट कर दिया है और अब वो मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं रहेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको बनाया था। एक स्टेचुटरी बॉडी है एमसर एक्ट के अंदर 1958 के। और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्वेशन और प्रेजर्वेशन करती है कल्चरल मॉन्यूमेंट्स की हमारे कंट्री में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आती है ऑफ कोर्स। अब इस डी लिस्टिंग का मतलब क्या हुआ? मॉन्यूमेंट्स जो हैं जिनको डी लिस्टिंग की जा रही है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। डी लिस्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि अब वो जो है एएसआई द्वारा कंजर्व, प्रोटेक्ट या मेंटेन नहीं किए जाएंगे। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं होती है एमसर एक्ट के अंदर। लेकिन जब डीलिस्ट कर दिया जाता है किसी मॉन्यूमेंट को, तो ये जो कंस्ट्रक्शन या अर्बनाइजेशन जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये पहले की तरह जो है रेगुलर मैनर में वहाँ पर की जा सकती हैं। जो लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं वो लॉन्ग या शॉर्ट होती रहती हैं जब न्यू लिस्टिंग या डी लिस्टिंग्स होंगी तो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत लंबे टाइम बाद, जब इतने लंबे लेवल पर डी लिस्टिंग एक्सरसाइज की जा रही है। तो बेसिकली जो है, जो एमसर एक्ट है, ये 100 ईयर्स से पुरानी जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम कुछ मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल सकती है और कई जो है उनको निकाल भी सकती है। अब एमसर एक्ट जो है वो स्मॉलर और लेसर नोन जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उन जो कि अर्बनाइजेशन एनक्रोचमेंट्स से जो है पीड़ित हैं, जो कुछ ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स, उनको भी जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और कुछ केसेस में जो पब्लिक मेमोरी में भी नहीं रह गए हैं मॉन्यूमेंट्स, उनको भी जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। तो कितने मॉन्यूमेंट्स अभी तक जो है वो ख़त्म किए जा चुके हैं, ऐसे डीलिस्ट किए जा चुके हैं। और कई बार डीलिस्ट के बाद देखा गया है कि ये जो है इतनी अर्बनाइजेशन हो जाती है उन एरियाज़ में कि वो जो पहले मॉन्यूमेंट ऑफ जो है नेशनल इम्पोर्टेंस था वो ख़त्म हो जाता है और वो धीरे धीरे वहाँ पर इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो जाती है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाती है कि वो उसकी मॉन्यूमेंट की जो है इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो 50 जो हैं हमारे 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो हैं, उनमें से 50 जो हैं वो मिसिंग हो चुके हैं ऑलरेडी। 14 जो हैं वो रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, 12 जो है वो सबमर्ज हो चुके हैं और बाकी के 24 जो हैं वो अनट्रेसेबल हैं। ठीक है। 2013 में सीएजी के ऑडिट में देखा गया था कि लगभग 92 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री जो है वो मिसिंग हो चुके हैं। ठीक है। मतलब एक बार डीलिस्ट किया और उसके बाद फिर इतनी अर्बनाइजेशन या फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई कि वो अब पता भी नहीं लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो सेटअप किया है कृषि भवन न्यू दिल्ली में। तो ये बेसिकली एक बिग स्क्रीन डैशबोर्ड है सभी तरह के डिजिटल इनोवेशंस का फार्मिंग सेक्टर में। और ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एडवांस करेगा। तो कृषि आईसीसीसी है क्या? एक टेक बेस्ड सॉल्यूशन जो कि इनफॉर्मल डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाएगा, जैसे एआई, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग। तो माइक्रो लेवल डेटा जो है इसमें कलेक्ट किया जाएगा, उसको प्रोसेस करके एक मैक्रो पिक्चर बनाई जाएगी। ठीक है। तो अब ये कृषि आईसीसीसी वर्क कैसे करेगा? बेसिकली एआई या मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम जो है वो एक आइडेंटिफाई करेगा फार्मर को उसके मोबाइल नंबर या आधार के थ्रू, और फिर उस फार्मर की फील्ड इंफॉर्मेशन जो है वो लैंड रिकॉर्ड से ऑब्टेन करके हिस्टोरिकल क्रॉप सोइंग इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रॉप रजिस्ट्री में से जो है ऑब्टेन करके वेदर डेटा जो है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये एक कस्टमाइज्ड एडवाइजरी की फॉर्म में लोकल लैंग्वेज में फार्मर को देगा। ठीक है। तो जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन, ड्रॉट सिचुएशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन फार्मर तक पहुंचाई जा सकेगी। ठीक है। और फीडबैक, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं इनके बारे में, इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके बारे में फार्मर से ऑब्टेन करना, ये सब भी किया जा सकेगा।
और फार्मर जो बेनिफिशरीज़ हैं अगर ज़रूरत पड़े तो ऑफिशियल्स तो छोड़ो बल्कि मिनिस्टर के साथ भी जो है वो इंटरेक्ट कर पाएंगे उसी जो है कृषि आईसीसीसी के थ्रू ही। तो कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग हो जाएगी, हो सकेगी फार्म सेक्टर की, है ना। तो जो है क्विक और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग भी की जा सकेगी। तो इसको जो है धीरे धीरे फिर जो है किसान ई मित्र जो चैटबॉट बनाया गया था पीएम किसान बेनिफिशरीज़ के लिए उनके साथ भी लिंक कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने जॉइंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। आईएलओ तो आपको पता ही है 1919 में बना ट्रीटी ऑफ वर्सेई के बाद, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया यूनाइटेड नेशंस की 1946 में। सोशल जस्टिस और ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो 1998 में इन जो है बनाया गया इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स के द्वारा। और इसका एम ये था कि ये एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जिसमें इंक्लूसिव सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम हो, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी और डिप्रीवेशन। तो ये करता है रिसर्च अलग अलग एरियाज़ में, जैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, जेंडर, हेल्थ, एजुकेशन। और जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है ये थर्ड रिपोर्ट है जो रेगुलरली अब आई इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश कर रहा है आईएलओ के साथ मिलकर। इसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट की जो चैलेंजेस हैं उनको जो है एग्जामिन किया जाता है। एमर्जिंग इकोनॉमिक, लेबर मार्केट, एजुकेशनल और स्किल सिनारियोस को भी जो है इंडिया में एग्जामिन किया जाता है। अगर हम की हाइलाइट्स देखें इस रिपोर्ट की, तो नेशनल सैंपल सर्वेज और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज जो पिछले 22 साल में निकाले गए हैं, एक्चुअली पिछले 2000 से लेकर 2022 के बीच में निकाले गए हैं, उनको उनके बेसिस पर ये जो है रिपोर्ट बनाई गई है। तो अगर हम देखें तो फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 2019 के बाद से बढ़ना शुरू हुआ है, इवन इन रूरल एरियाज़। एक स्लो और स्टेडी ट्रांजिशन देखा जा रहा है एग्रीकल्चर से जो है नॉन फार्म सेक्टर्स की तरफ एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रिडोमिनेंटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। लगभग 82% ऑफ वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है और 90% जो है वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। वेजेस जो हैं वो मॉडेस्टली जो है वो बढ़ी हैं 2012 से 22 के बीच में, लेकिन जो रियल वेजेस हैं रेगुलर वर्कर्स की वो या तो स्टैग्नेंट रही हैं या फिर डिक्लाइन हुई हैं। तो इंडिया जो है उसमें माइग्रेशन रेट जो है 40% तक का देखा जाएगा 2030 में, और ये एक अर्बन पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा लगभग 607 मिलियन की। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं? डेमोग्राफिक जो डिविडेंड हमारा है वो सिर्फ एक डेकेड और रह गया है। यूथ पॉपुलेशन जो है 27% ऑफ टोटल पॉपुलेशन थी 2021 का, और वो डिक्लाइन होकर 23% पहुंच जाएगी 2036 में। यूथ पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट में वो बहुत कम रही है एज कम अमंग एडल्ट्स, और ये एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रही है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पिछले साल 2000 में जो थी वो 5.7% थी, लेकिन वो अब 17.5% हो गई 2019 में, और अब वो डिक्लाइन देखने को मिला है उसमें 2022 में 12.1% पर पहुंच चुकी है। क्योंकि यूथ लेबर मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से क्विक जो है वो रिकवर किया आफ्टर लॉकडाउन्स। ओके, तो इसमें कुछ रिपोर्ट में सजेशंस भी दिए गए हैं कि जॉब क्रिएशन प्रमोट की जाए, एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, फिर लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस किया जाए, स्किल्स स्ट्रेंथन किए जाएँ, और नॉलेज डेफिसिट जो है लेबर मार्केट पैटर्न्स और यूथ एम्प्लॉयमेंट में उनको ब्रिज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लैक कार्बन। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी की गई है जिसमें बताया गया है कि रेजिडेंशियल सेक्टर जो है वो 47% ऑफ इंडिया का टोटल ब्लैक कार्बन एमिशंस को जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो ब्लैक कार्बन क्या है? डार्क सूटी मटेरियल जो कि एमिट होता है अलॉन्ग अदर पॉल्यूटेंट्स जब बायोमास और फॉसिल फ्यूल जो है वो पूरी तरह से जो है वो कंबस्ट नहीं होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है पार्टिकुलेट मैटर का, या जो कि एयर पॉल्यूटेंट भी है। ऑफ कोर्स ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट होता है जिसकी लाइफ टाइम सिर्फ कुछ दिन या फिर हफ्ते ही होती है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू वार्मिंग है। वेरी इफेक्टिव होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में और हीट को एब्जॉर्ब करने में सराउंडिंग से, और क्लाउड फॉर्मेशन को भी जो है ये इन्फ्लुएंस करता है। रीजनल सर्कुलेशन, रेनफॉल पैटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। सरफेस एल्बीडो को जो है ये जो है रिड्यूस कर देता है, और जो है
उसकी वजह से जो है सरफेस हीट होने लगता है। इसका जो वार्मिंग इम्पैक्ट है वो 500 से लेके 1500 गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CO2। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो BRO जो है उन्होंने लेह और मनाली की जो रोड है स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट, उसको कनेक्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो BRO है क्या? रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की 1960 में बनाया गया था इंडिया के बॉर्डर और को जो है सिक्योर करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन रिमोट एरियाज़ में जो कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पड़ते हैं हमारी कंट्री में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर रोड्स डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है BRO डेवलप और मेंटेन करता है रोड नेटवर्क इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ में भी और हमारी कुछ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ में भी। ठीक है, ऑफिसर्स और पर्सोनल जो होते हैं इसमें वो GREF से लिए जाते हैं BRO में, और इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर जो हैं वो एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट पर होते हैं या डेपुटेशन पर होते हैं। ठीक है, मोटो इसका क्या है? श्रमण सर्वम सध्यम। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीम कॉइन्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीम कॉइन जो कि एक सटायरल टेक की तरह शुरू हुए थे इंटरनेट पे, लेकिन वो बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी गेन कर चुके हैं। तो ये एक यूनिक कैटेगरी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि मीम कल्चर के ऊपर बेस्ड है। शुरू हुए थे मीमेटिक टोकन्स या कम्युनिटी कॉइन्स की तरह से, फॉर्म ऑफ सटायर या ह्यूमरस ट्रिब्यूट टू इंटरनेट कल्चर, जिसमें कि नेम्स, लोगोज और ब्रांडिंग फीचर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ही वॉलेटाइल है ये, लाइक एनी अदर क्रिप्टो करेंसी, और क्योंकि इतनी ज़्यादा मैसिव सप्लाई में है तो इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम रहती है। तो एक मीम कॉइन बनाना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज, और ये स्पेकुलेशन और कम्युनिटी एंगेजमेंट पर ही जो है वो इसके प्राइजेस डिटर्मिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर रही है कि आफ्सपा को हटा दिया जाए जम्मू कश्मीर से। तो आफ्सपा है क्या? 1958 का लॉ है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स और इम्यूनिटी मिलती है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में, और इसको तभी अप्लाई किया जा सकता है जब एक एरिया डिस्टर्ब डिक्लेयर किया गया हो अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ जो हैं कौन से होते हैं? जहाँ पर कुछ भी डिफरेंसेस या डिस्प्यूट्स एमर्ज हुए हैं अमंग डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स या कास्ट कम्युनिटीज़ के बीच में। तो इसको कौन डिक्लेयर करता है डिस्टर्ब्ड एरियाज़? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है या गवर्नर जो है वो कर सकते हैं, और इसको उन एरियाज़ में इन्वोक किया जाता है जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो स्पेशल पावर्स जो है वो क्या कौन सी होती हैं? तो इसमें गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पीपल एरिया, किसी भी एरिया में जो है वो प्रोहिबिट कर दी जाती है। आर्मी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, किसी भी प्रेमिसेस में एंटर करके सर्च कर सकती है, और फायर आर्म्स पोजेस करना जो है वो बैन कर सकती है। आर्म्ड फोर्सेस को इम्यूनिटी मिलती है प्रोसिक्यूशन से जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सैंक्शन ना दे प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज को। तो आफ्सपा अब इस टाइम पर कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है या फिर एप्लीकेबल है? नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, असम में, मणिपुर में लेकिन इम्फाल में नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है वो एक बाइनरी कैटेगराइजेशन लेकर आया है एक्रेडिटेड या फिर नॉट एक्रेडिटेड की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है क्या? एक ऑटोनॉमस बॉडी है UGC की, 1994 में बनाया गया, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इवैल्यूएशन, असेसमेंट और एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करना इसका काम है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है सर्टिफिकेशन देना। ठीक है, तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने लगभग कम से कम 2 बैचेस जो है स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट या किए हों, और या फिर वो 6 साल से कम मिनिमम एक्सिस्टेंस में हो, तो वो एलिजिबल होते हैं एक्रेडिटेशन के लिए। ठीक है, और ये वॉलंटरी बेसिस पर होता है, मतलब हर इंस्टीट्यूशन को ये लेना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे करता है NAAC? जनरल काउंसिल के थ्रू और एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू। चेयरपर्सन जो UGC के होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं GC के ऑफ NAAC। ओके,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईसीजीसी समुद्र पहरेदार। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो भी फिलीपींस में विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप समुद्र पहरेदार पर भी विजिट किया है, जो कि इस टाइम पर ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में है एशियान कंट्रीज़ में। ठीक है, तो आईसीजीएस समुद्र पहरेदार एक स्पेशलाइज्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। सेकेंड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है हमारे इंडिया का। पहला आईसीजीएस समुद्र प्रहारी था। ठीक है, तो इंडिजनसली बिल्ड किया गया है इसको एबीजी शिपयार्ड सूरत द्वारा। ट्विन डीजल इंजन्स द्वारा प्रोपेल्ड है। प्राइमरी रोल इसका पोल्यूशन रिस्पॉन्स है, जैसे कि ऑयल रिकवरी ऑपरेशंस करना जो है सी में, ये सब इसके काम है। और ये एक हेलीकॉप्टर को भी जो है ऑपरेट करने का जो है कैपेबिलिटी रखती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is monuments of national importance. This topic is important for your art and culture section. So Archaeological Survey of India has decided to delist 18 centrally protected monuments because it has assessed that they do not have national importance anymore. So what is Archaeological Survey of India? So it was established in the year 1861 by Alexander Cunningham, and it is a statutory body under the Amsar Act of 1958, and it is responsible for the archaeological research and conservation and preservation of cultural monuments in our country. Of course, it functions under the Ministry of Culture. Okay, so monuments which will be facing the delisting have been mentioned here, and what happens when the delisting occurs. So delisting means that the particular monument will no longer be conserved, protected, and maintained by the ASI. And under the AMSAR Act, any kind of construction related activity is generally not allowed on protected site. But once the monument gets delisted, then the activities related to construction and urbanization can be carried out in the regular manner. So the list of protected monuments can grow longer or shorter with new listings and delistings. This is the first such large-scale delisting exercise in several decades, and you know that this AMSAR Act protect monuments and sites which are more than 100 years old, and government can remove certain monuments from the protected list by notification in the official gazette. So what has happened to untraceable monuments? So as we know that AMSAR Act protects monuments and sites which are more than 100 years old, but over the decades, delisting has happened, and once the delisting has happened, smaller or lesser known ones have either lost to urbanization, encroachments, construction of dams, reservoirs, or just neglect. So, in some cases, there is no even surviving public memory of these monuments. This has already been accepted by Ministry of Culture also in December 2022, that 50 of India's 3693 centrally protected monuments were missing. 14 of these monuments were lost to rapid urbanization, 12 were submerged by reservoirs, and the remaining 24 were untraceable. And in 2013, a CIG report also said that at least 92 centrally protected monuments across the country had gone missing. Okay. So the next topic is Krishi Integrated Command and Control Center. This topic is important for your governance section. So recently, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has inaugurated a Krishi Integrated Command and Control Center, which will be set up at Krishi Bhavan in Delhi. So this will be a big screen dashboard of all digital innovations in the sector, and it will mark a significant leap forward in leveraging technology for the advancement of agricultural practices. So what is this Krishi ICC? So ICCC will be a tech-based solution which will be designed to help in making informed decisions. So this will be housed in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, and it will be using the state-of-the-art technologies like AI, remote sensing, geographical information system to collect and process large amounts of granular data. And it will also use platforms including Krishi Decision Support System to collect micro-level data, process it, and present the macro picture. So how will this work? So it will identify a farmer through his or her mobile phone or Aadhaar. Then the system will match it up with the farmer's field information obtained through land records, historical crop sowing information from crop registry, weather data, and it will then generate a customized advisory in the local language of the farmer. Okay, so what information will the Krishi ICCC provide? So temperatures, rainfall, wind speed, crop yields, production, drought situation, etc. All such information would be provided, and
The relevant trends, including the key performance indicators, would also be provided. So farmers would also be able to receive insights, alerts, and feedback on agriculture schemes, programs, projects, and initiatives. And in case required, farmer beneficiaries can also directly interact with officials or even the minister concerned. So, what will be the significance of this ICCC? So, ICCC will enable comprehensive monitoring of the farm sector by making available at one place geospatial information received from multiple sources. And this integrated visualization of the data will also enable quick and efficient decision making. And this ecosystem will also be linked with Kisan e-Mitra, which is a chatbot developed for PM Kisan beneficiaries. So the next topic is India Employment Report 2024. This topic is important for your social issues. So ILO and the Institute of Human Development have jointly published a report titled India Employment Report 2024. So what is ILO? International Labour Organization was created in 1919 as part of the Treaty of Versailles. So uh, in 1946 it became a specialized agency of the United Nations. So you know that ILO was initially part of the League of Nations, which is the predecessor organization of UN. Okay, so ILO is devoted to become, or I'm sorry, ILO is devoted to promote social justice and internationally recognized human and labor rights. Its headquarters is located in Geneva. So, what is Institute of Human Development? It was established in 1998 under the aegis of Indian Society of Labor Economics. It aims to contribute towards building a society which fosters and values an inclusive social, economic, and political system that is free from poverty and deprivations. It also undertakes research in the areas of labor and employment, livelihood, gender, health, and education. Okay, so what is India Employment Report of 2024? So it is third in the series of regular publications by the Institute for Human Development. Okay, so India Employment Report is undertaken in partnership with the ILO, and this report examines the challenge of youth employment and uh, in the context of emerging economic, labor market, educational, and skills scenarios in India. Okay, so what are the key highlights of this report? So this report has primarily relied on the data from national sample surveys and the periodic labor force surveys between 2000 and 2022. So this report has said that female labor market participation rate has seen a faster upward trend as of 2019, particularly in rural areas. And the Indian labor market is slowly but steadily transitioning the workforce away from agriculture into the non-farm sectors. Employment is predominantly in India is self-employment and casual employment. Nearly 82% of the workforce is engaged in informal sector, and nearly 90% is informally employed. So wages of casual workers have seen a modest upward trend during the period of 2012 and 2022, but the wages of regular workers have either remained stagnant or declined. So India is expected to have a migration rate of around 40% in 2030, and it will have an urban population of around 607 million. But there are certain challenges also. India is expected to be in the potential demographic dividend zone for just one more decade now. So country has seen an inflection point because the youth population at 27% of the total population in 2021 is expected to decline to 23% by 2036. So youth participation in labor market has been much lower than among adults, and it has also seen a long-term declining trend. Youth unemployment has increased nearly threefold, but it has declined in 2022 because of after the lockdowns, youth market labor indicators recovered quite quickly. Okay, so this survey or this report has highlighted five key policy areas for further action. First, of course, is promoting job creation. Second is promote improving employment quality. Second is third is labor addressing labor market inequalities. Fourth is strengthening skills and active labor market policies. And fifth is bridging the knowledge deficits on labor market patterns and youth employment. Okay,
So the next topic is black carbon. This topic is important for your environment section. So according to a study, residential sector contributes 47% of India's total black carbon emissions. So black carbon is the dark sooty material emitted alongside other pollutants when biomass and fossil fuels are not fully combusted. So it comprises of particulate matter or PM, which is an air pollutant, and it's a short-lived climate pollutant with a lifetime of only days to weeks. It is an important contributor to warming because it is very effective at absorbing light and heating its surroundings. So it also influences cloud formation and impacts regional circulation and rainfall patterns. When deposited on ice and snow, black carbon and co-emitted particles reduce surface albedo and heat the surface. It contributes to global warming. It also has a warming impact on climate, which is 460 to 1500 times stronger than CO2. So the next topic is Border Roads Organization. This topic is important for your governance section. Recently, BRO has connected the strategically important all-weather 298-kilometer long road from Manali to Leh through Darcha and Nimmu on the Kargil-Leh highway. So BRO is a road construction executive force in India which provides support to Indian armed forces. It was formed in 1960 to secure India's borders and develop infrastructure in remote areas of north and northeastern states of the country. So the government of India had set up the Border Roads Development Board with the Prime Minister as chairperson of the board and Defense Minister as deputy chairperson. So it develops and maintains road networks in India's border areas and friendly neighboring countries. Officers and personnel from the GREF form the parent cadre of the BRO. It is also staffed by officers and troops drawn from the Indian Army's corps of engineers on a deputation basis. So the motto of the organization is Shraman Sarvam Sadhyam. Okay. So the next topic is meme coins. This topic is important for your economy section. So meme coins have started as a humorous and memes coins started actually as a humorous and satirical take on the internet, but they often lack any real underlying value, but still they have gained significant popularity. So meme coins are unique category of cryptocurrencies and they trace their origin to growth of meme culture on the internet. They are known as mimetic tokens or community coins, and they are created as a form of satire or humorous tribute to the internet culture. They often feature names, logos, and branding with the reference to popular memes, jokes, or internet phenomena. Okay, so what are the key characteristics of meme coins? They are highly volatile in nature. They typically have a massive or uncapped supply, leading to very low values per token. Creating a meme coin is very easy as compared to traditional cryptocurrencies, but these coins are primarily driven by speculation and community engagement. Okay. So the next topic is Armed Forces Special Powers Act. This topic is important for your governance section. So Union Home Minister has recently said that central government will be considering revoking the Armed Forces Special Powers Act from Jammu and Kashmir. So what is AFSPA? It was introduced in 1958 as a law, and it gives the armed forces special powers and immunity to maintain public order in disturbed areas. So it can be applied only after an area has been declared disturbed under this act. Okay, so how an area is declared disturbed? So basically an area is disturbed when differences or disputes among different religious, racial, language, or regional groups or castes or communities occur. And who declares that area to be disturbed? Central government or governor of the state or administrator of the union territory can declare an area disturbed, and it can be invoked in places where the use of armed forces in aid of the civil power is necessary. So the special powers under AFSPA prohibit a gathering of 5 or more persons in an area, and if reasonable suspicion exists, army can also arrest a person without a warrant, enter or search a premises without a warrant, and ban the possession of firearms. Armed forces are also immune from prosecution unless the government of India provides sanction for the prosecuting agencies. So apart from Nagaland, AFSPA is currently in force in Jammu Kashmir, Assam, Manipur, except Imphal, of course, and Arunachal Pradesh. So the next topic is National Assessment and Accreditation Council. This topic is important for your governance section. So
National Assessment and Accreditation Council has introduced a binary categorization of accredited and not accredited for higher educational institutions. So, what is National Assessment and Accreditation Council? So, it's an autonomous body of UGC which was established in 1994 with its headquarters in Bengaluru. So, basically, it evaluates, assesses, and accredits the higher educational institutions in our country. So, assessment is a performance evaluation of institution, but accreditation is the certification given by NAC. Okay, so any higher educational institution which has a record of at least two batches of students graduated or been in existence for 6 years can apply for this process, but it is on currently on done on a voluntary basis. So basically, it is not compulsory for the higher educational institutions as of now. So, a NAC functions through its General Council and Executive Committee. The chairperson of UGC is the president of GC of the NAC. Okay. So the next topic is ICGC Samudra Pehredar. This topic is important for your security section. So Minister of External Affairs has recently visited the an Indian Coast Guard ship Samudra Pehredar, which is currently in Philippines as part of overseas deployment to Asian countries. So ICGS Samudra Pehredar is a specialized pollution control vessel, which is the second pollution control vessel of India after ICGS Samudra Prahari. So it was indigenously built by ABG Shipyard Surat, and it is propelled by twin diesel engines. So its primary role is, of course, pollution response at sea, and it is capable of unhindered oil recovery operations also. It is also capable of operating one twin engine Chetak helicopter. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.